हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र सिंह ट्यूटोरियल -1991 पर। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10th का सिविक्स जो सब्जेक्ट है उसका चैप्टर 1 हमने शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। और ऑलरेडी 3 वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं। होपफुली आप लोगों ने देखी भी होंगी। ढेर सारा लाइक कमेंट आप लोगों ने बहुत सारे किए हैं, किसी का भी कोई डाउट नहीं मिला। तो उसी सीरीज को जो पावर शेयरिंग का जो हमारी सीरीज है उसकी वीडियो 4 को हम कंटिन्यू करते हैं। और जो बाकी बचे हुए जो टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर इसके जो बाकी पार्ट जो बचा है उसको हम पार्ट 4 के अंदर कवर करेंगे। और जो भी आपके डाउट आएंगे वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। तो अगर ज़्यादा डाउट आते हैं या कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा डाउट आता है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलेटेड है, तो उसके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई वीडियो बना के और आप तक पहुंचाई जाएगी। तो पावर शेयरिंग की वीडियो 4 में हम अब तक जो हमने कवर किया उसमें हमने श्रीलंका और बेल्जियम का जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट क्लियर किया। फिर श्रीलंका के अंदर जो मेजोरिटेरियनिज्म का जो कंसेप्ट था उसको भी क्लियर किया। फिर हमने अकोमोडेशन इन बेल्जियम भी पढ़ा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग जो है, जो पावर को शेयर हम कर रहे हैं वो डिजायरेबल क्यों है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं फाइनल एग्जाम्स की बात करूं, जो आपके बोर्ड के फाइनल एग्जाम्स होंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूं तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। और ये इसका जवाब मैंने पहले ही दिया था। जैसे ही मैंने ये वीडियो का सेशन शुरू किया था पार्ट 1, तो पावर शेयरिंग जब हमने चैप्टर शुरू किया तो मैंने बताया था कि पावर शेयरिंग होता क्या है और क्यों हमें पावर शेयरिंग की जरूरत पड़ती है, क्यों पावर शेयरिंग एक जरूरी हो जाता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। या अगर किसी कंट्री को अगर अच्छे से रूल करना है, अच्छे से उस कंट्री को चलाना है, तो उस कंट्री के अंदर पावर शेयरिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो ये मैंने बताया था। तो देखते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट को। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यहीं पर है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिख भी देता हूं। एक तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, और दूसरा जो हमारा अकोमोडेशन इन बेल्जियम, ये इंपॉर्टेंट था। और नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इस चैप्टर से। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका या अकोमोडेशन इन बेल्जियम, ये मैंने बता दिया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। देखते हैं क्या क्या वजह है कि क्योंकि पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। Thus, two different sets of reason can be given in favor of power sharing. Firstly, अब ये आपको जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ समझने के लिए है। आप अपनी लैंग्वेज में भी अगर आंसर को लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ये लैंग्वेज यूज करोगे तो शायद थोड़ा सा और भी अच्छा होगा, 1-2 नंबर आपको ज्यादा मिल सकता है। 1-2 नंबर का मतलब आउट ऑफ 100। ये नहीं कह रहा कि मैं क्वेश्चन के अंदर 1-2 नंबर इतना डिफरेंस नहीं होगा। आप अपनी लैंग्वेज में भी यूज करोगे, अपनी लैंग्वेज में भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का आता है, तो अगर आपने बिल्कुल सही लिखा है पॉइंट टू पॉइंट अपनी ही लैंग्वेज में, इस लैंग्वेज को छोड़ दिया, तो भी आपको फुल स्कोर मिलेगा। तो इस चीज से कभी भी मत घबराना कि आपने बुक इस लैंग्वेज का यूज नहीं किया, आपने अपनी लैंग्वेज का यूज करके आपको क्वेश्चन का स्टिक आंसर देना है। आपकी बात को घुमाना नहीं है, इधर उधर की बातें उसमें ज्यादा नहीं करनी है, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट बातें करनी है, चाहे अपनी लैंग्वेज में तो या बुक इस लैंग्वेज में, तो बात एक ही है। ठीक है जी। तो पहली वजह क्या है, पावर शेयरिंग इज गुड, अच्छी है, वो तो सबको ही पता है अच्छी है। क्यों है? बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। जो हमारे सोशल ग्रुप्स बने हुए होते हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट बन जाते हैं, जो तनाव हो जाते हैं, जो एक दूसरे के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े जो हो जाते हैं, कुछ इश्यूज हो जाते हैं, तो उन इश्यूज को, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कर देती है कौन? पावर शेयरिंग। कैसे दूर करेगी देखते हैं। नहीं, ये नहीं बताएंगे तो मैं बताऊंगा। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड टू वायलेंस, अगर सोशल ग्रुप्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो वो लड़ाई झगड़े का रूप भी लेंगे, वायलेंस हो जाएगा। एंड पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी, अब वो इतना बड़ा रूप भी ले सकती है कि वो पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी भी कर सकती है। पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो हमारी राजनीतिक पावर है, जो हमारी गवर्नमेंट है, चाहे हम स्टेट गवर्नमेंट का जिक्र करें या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जिक्र करें, तो उनको हम
गिरा सकते हैं, सरकार को गिरा सकते हैं, यानी कि उसके अंदर हम जो एक वर्ड जो हम यूज करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करके और सरकार को गिरा सकते हैं, क्योंकि अगर सोशल ग्रुप्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो इनका डायरेक्टली इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर, और जब रिप्रेजेंटेटिव रूलिंग पार्टी का साथ नहीं देंगे, वो किसी ओपोजिशन पार्टी के साथ मिल जाएंगे, तो कॉन्फिडेंस रहेगा नहीं, कॉन्फिडेंस और नो ओपोजिशन जो होगी इस चीज का फायदा उठा के क्या करेगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन बिल पास कर देगी पार्लियामेंट के अंदर या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, दोनों के। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। तो जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन बिल पास हो गया असेंबली के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर, तो सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर या सीएम को रिजाइन करना पड़ेगा। जैसे इन दोनों में से किसी ने भी रिजाइन किया, सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर ने, स्टेट लेवल पे सीएम ने, तो जैसे ही इन्होंने रिजाइन किया पूरी की पूरी असेंबली, पूरी की पूरी लोकसभा रिजाइन कर देगी, यानी कि डिसॉल्व हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी। तो छोटी सी बात वहां तक पहुंच गई है ना। बात वैसे कहने को छोटी है, लेकिन पावर शेयरिंग की जो बात है वो इतनी छोटी नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट छोटा है, लेकिन पावर शेयरिंग जो वर्ड है ये कहने को छोटा है, लेकिन इसका मतलब जब हम निकालते हैं तो ब्रॉडर मीनिंग बनता है, इसका बहुत बड़ा मतलब निकलता है। पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अब पावर शेयरिंग होती रहेगी, सबके पास पावर शेयर होती रहेगी, पावर सबके पास का मतलब क्या है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने अपने इंडिया के अंदर 3 लेवल पे पावर को शेयर किया है। कौन कौन सा, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे। बेल्जियम का जब हमने जिक्र किया था तो सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे, 3 लेवल पे यहां पर जिक्र किया था। 3 लेवल पे हम अपने इंडिया की बात करते हैं, ठीक है जी। तो imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long term it determines the unity of the nation। और यूनिटी ऑफ द नेशन कब बनेगी, जब पावर को शेयर किया जाएगा। कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगी, तो कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट के, यानी कि अपने अपने लेवल पे तीनों के तीनों गवर्नमेंट काम कर रही है, और तीनों की तीनों गवर्नमेंट काम कर रही है, तो हमारा जो तरीका है, जो रूल करने का जो तरीका है, या फिर अलग अलग एरियाज के अंदर जो हम रूल कर रहे हैं, वो सारा का सारा बिल्कुल सही चल रहा है, तो देश के अंदर यूनिटी बनी रहेगी। नेक्स्ट, टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन अफेक्ट मेजोरिटी एडवर्सली एज वेल। देयर इज अ सेकंड। अब दूसरी, पहली वजह तो ये थी कि भाई जो सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी होने के बाद जो रूलिंग पार्टी है वो मेजोरिटी में नहीं रहेगी, मेजोरिटी में नहीं रहेगी तो सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी तो पूरे देश के अंदर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अगर सेंट्रल लेवल की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। हमारे इंडिया का कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, यहाँ पर हम बेल्जियम की बात कर रहे हैं, और सिर्फ बेल्जियम की नहीं, पूरे इंडिया की ही बात, पूरे वर्ल्ड की बात हम कर रहे हैं। दूसरी वजह क्या है, डीपर रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। अब दूसरी वजह पूछना, ये कहना चाह रहा है कि पावर शेयरिंग अगर किसी भी डेमोक्रेसी, अब हमारे इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, कितनी अच्छी है, ये बताना चाह रहा है यहाँ पर कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर पावर डेमोक्रेसी के अंदर, अब देखो डेमोक्रेसी के अंदर अगर पावर को डिवाइड नहीं किया, पावर को डिवाइड नहीं किया तो कोई ना कोई एक गवर्नमेंट डोमिनेंट होगी। अगर मान के चलो मैंने सारी की सारी पावर किसको दे दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को मैंने पावर दी ही नहीं, तो डोमिनेंसी किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की डोमिनेंसी रहेगी तो यहां पर डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, है ना। तो अगर हमने सारी की सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, फिर स्टेट गवर्नमेंट तो रहेगी नहीं अगर सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लोकल गवर्नमेंट को पावर वैसे नहीं मिलेगी क्योंकि सेंट्रल और स्टेट दोनों अभी एग्जिस्ट कर रही है, तो डायरेक्टली हम सारी की सारी पावर लोकल गवर्नमेंट को नहीं दे सकते। तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा सबके पास रहेगा, यानी कि सेंट्रल लेवल पे पूरे के पूरे कंट्री के अगर लेवल पर हम बात करते हैं तो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी। अगर हम पर्टिकुलरली किसी स्टेट की बात करते हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, यूपी जो भी हैं, तो इनकी हम बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर रहेगी। फिर जो हमारे लोकल एरियाज हैं, जो रूरल एरियाज हैं, जो अर्बन एरियाज हैं, जहाँ पर सरपंच भी बनाए जाते हैं इलेक्शन करके, और जो पार्षद शहरों के अंदर बनाए जाते हैं, वो हमारा क्या है, लोकल एरिया है। तो उनके डेवलपमेंट के लिए, लोकल एरियाज के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए हमने क्या बनाया था, लोकल गवर्नमेंट बनाया था। तो पावर सबको डिवाइड कर दी अपने अपने एरियाज में। तो ये क्या है, पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की एक स्प्रिट है।
A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. People have a right to consult on how they are to be governed. People have a right to be consulted on how they are to be governed. A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. अब देखो डेमोक्रेसी का सिंपल सा मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है ये आप लोग पहले पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी, पहले तो हम पावर शेयरिंग बाद में करेंगे, पहले ये पता होना चाहिए पावर शेयरिंग होता, ये डेमोक्रेसी होता क्या है। यहां मैं लिख रहा हूं डेमोक्रेसी क्या होता है भाई। डेमोक्रेसी देखो, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो हमारा कंट्री है उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है, अब ये मैंने बना दिया क्या, ये मैंने बना दिया अपना कंट्री, और कंट्री की जो पॉपुलेशन है ये मैंने बना दी पॉपुलेशन। इसी पॉपुलेशन के अंदर से कोई ना कोई एक आदमी, इसी पॉपुलेशन के अंदर से कोई ना कोई एक आदमी इलेक्ट करके अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा, और जब ये रिप्रेजेंटेटिव बन गया तो काम किसके लिए करेगा, इसी पब्लिक के लिए काम करेगा। यानी कि इसी पब्लिक में से ही कोई एक आया, इसी पब्लिक ने इसको वोट दिया, और जब ये रिप्रेजेंटेटिव बन गया यानी कि इलेक्शन जीत गया, तो काम भी इसने किसके लिए किया, इन्हीं लोगों के लिए किया जिन लोगों ने इनको इलेक्ट करवाया था, जिन लोगों ने इसके फेवर में वोट डाला था, उन्हीं लोगों ने ही इसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया था। तो हाँ जी बताओ, इन लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना लिया, इन्हीं के लिए काम कर लिया, इन्हीं में से एक है। तो व्हेन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, व्हेन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इज डायरेक्टली इलेक्टेड ऑफ द पीपल, ये लाइन याद रखना भाई, ये जो तीन वर्ड्स मैं यहां पर लिखूंगा, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, जहां पर लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लोगों में से ही, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए ही इलेक्ट किया जाए, उस टाइप की गवर्नमेंट को हम क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी कहेंगे। उस कंट्री के अंदर कौन सी फॉर्म यूज की जा रही होगी, डेमोक्रेसी। तो यहां पर हम आगे कभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर या जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि यहां पर चार चीजें होती हैं, डेमोक्रेसी, मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और डिक्टेटरशिप। एक आर्मी रूल की भी हम बात करेंगे, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर ऐसा हो जाता है। तो इनके अंदर थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस है वो क्या क्या डिफरेंस है, कब मिलिट्री रूल लग सकता है, कब डेमोक्रेसी आ सकती है, कैसे डिक्टेटर्स बना जाएगा, मोनार्की कब होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कैसे कन्वर्ट होगा। तो ये जो छोटा छोटा डिफरेंस है ये मैं बताऊंगा आप लोगों को हिस्ट्री में, जब हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सारे डिफरेंस मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो जो हमारी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है वो हमारे जो सिटीजन्स हैं, उन सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। अगर पार्टिसिपेशन नहीं हुआ तो पावर को शेयर नहीं किया जाएगा। अगर लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, लोग उसके अंदर अपना ये कह सकते हैं कि पार्टिसिपेशन नहीं देंगे, तो पार्टिसिपेशन नहीं देंगे तो फिर पावर शेयरिंग किसके साथ की जाएगी, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक वजह है पावर शेयर करने की। नेक्स्ट, लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल। अब ये क्या है भाई, ये वन वर्ड में आ सकता है और इसका आंसर यहां पर लिखा गया है। ये जो आपकी बुक में रेड कलर में इस टाइप से जो वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग आपके उसी पेज के नीचे वाले पार्ट में दिया जाएगा। देखो प्रूडेंशियल क्या होता है, बेस्ड ऑन प्रूडेंस ऑन और केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, प्रूडेंशियल डिसीजन आर यूजुअली कॉन्ट्रास्टेड विद डिसीजन बेस्ड प्योरली ऑन मोरल कंसिडरेशन। कि जो यहाँ पर हम मेजोरिटी की बात करते हैं, कैलकुलेशन की बात करते हैं, जब हम या तो प्रॉफिट में होते हैं या हम लॉस में होते हैं, तो उस टाइम की बात कर रहे हैं। प्रूडेंशियल डिसीजन जो है वही कॉन्ट्रास्ट होता है, जो डिसीजन होता है जो वो प्योरली बेस्ड किसके ऊपर होता है, मोरल कंसिडरेशंस के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है जी। एंड द सेकंड मोरल, while prudential reasons stress that power will bring out better outcome, moral reason emphasize the very act of power sharing as valuable। ये था कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। दो वजह थी, पहला पॉलिटिकली स्टेबिलिटी बनाने के लिए, दूसरा पीपल का पार्टिसिपेशन कराने के लिए। ये दो मेन वजह थी कि हमें पावर को शेयर करवाना जरूरी है।
नेक्स्ट और जो तीसरा हमारा क्वेश्चन बनता है वो क्या है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, हम पावर को कैसे कैसे शेयर कर सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो हम पावर को 4 तरीके से शेयर कर सकते हैं भाई, कितने तरीके से, 4 तरीके से। अब ऐसे पॉइंट बना के आपकी बुक में 4 पॉइंट बना रखे होंगे, मैं डायरेक्ट कहानी नहीं पढ़ रहा, क्योंकि कहानी अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो ज्यादा लंबी बन जाएगी, तो मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ फिलहाल। देखो पहली जो पावर शेयरिंग की 4 फॉर्म कौन कौन सी हैं, पहली कि जो पावर को शेयर किया जा रहा है किसमें, अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब ऑर्गन्स का मतलब जो अंग होते हैं जो गवर्नमेंट के, कौन कौन से हैं, देखो ये है हमारी गवर्नमेंट, ये है जी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के होते हैं 3 ऑर्गन्स, कौन कौन से, एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेटिव, तो तीसरा जुडिशरी। ठीक है जी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, तो तीसरा जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। तो जब पावर को इन तीनों ऑर्गन्स के अंदर डिवाइड किया जाए, जब पावर को इन तीनों के अंदर डिवाइड किया जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। यहां पर हम 2 वर्ड्स यूज करेंगे भाई, एक तो हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। अब यहां ये याद रखना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है कई बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, फिर 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा, ये एक ऑप्शन ये लिखा होगा तो ये सही है, बाकी 3 गलत है, या फिर 3 फॉर्म होंगी इसकी, एक नहीं होगी। तो पूछा है कि कौन सा इसका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं है, तो जो भी एक नहीं है वो आपको बताना है। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, जब पावर को एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, इन 3 ऑर्गन्स के अंदर जब पावर को डिवाइड कर दिया जाता है तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहलाता है, और ये हमारा पहला फॉर्म है पावर डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है जी, पूरी कहानी यही लिखी है। नेक्स्ट, और ये जो सिस्टम है ना, अब देखो इसमें इंडिपेंडेंटली कोई भी काम नहीं कर रहा, यहां पर इंडिपेंडेंटली कोई भी काम नहीं कर रहा। अगर हम पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, अगर हम चलो भाई, अगर हम पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, ये हमारी पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट के पार्ट कितने, पार्लियामेंट के अंदर हम यहां पर लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 चीजें पार्लियामेंट में है, और तीसरा कौन, प्रेसिडेंट। फिलहाल हम प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहे, तो ये किसका पार्ट बन जाता है, एग्जीक्यूटिव का। ये दोनों किसका पार्ट बन जाते हैं, लेजिस्लेटिव का, यानी कि पार्लियामेंट जो है किसका पार्ट है, लेजिस्लेटिव का। और लास्ट में जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो हमारी पार्लियामेंट है, और उसको इम्प्लाई करने का काम किसका है, जुडिशरी, है ना। जो लोगों को न्याय वगैरह दिलवाता है वो कौन, वो किसका काम है, जुडिशरी का। तो जुडिशरी हमारे अगर कंट्री की हम बात करते हैं तो वो भी 3 लेवल पे है, एक तो पूरे देश के लिए यानी कि सेंट्रल लेवल पे, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट का नाम देते हैं, एक स्टेट लेवल पे होती है जिसको हम हाई कोर्ट का नाम लेते हैं, और तीसरा जो हमारे स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स बने रहते हैं वहां पर काम करती है, और उसको हम सबॉर्डिनेट कोर्ट का नाम दे देते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर जो पार्लियामेंट के अंदर हमने कोई एक्ट कोई बिल लेके आए, बिल पास करवा दिया, एक्ट बन गया, तो यहां से बिल पास हो गया, बिल पास होने के लोकसभा से बिल पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, पास होने के बाद वो कहाँ गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। तो प्रेसिडेंट ने अपना कंसेंट दिया, हाँ कर दिया, साइन हो गए, साइन होने के बाद फिर वो लोगों तक पहुंचाया जाता है ना। तो तीनों के तीनों ही आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अकेला कोई ना कोई काम कर लेगा, अकेला कोई भी काम नहीं करेगा। जितना एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के ऊपर डिपेंड है, उतना ही लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अपने आप में कोई भी काम नहीं कर पा रहा। हाँ, ये अलग है कि जुडिशरी को हम इंडिपेंडेंट बॉडी बोलते हैं कि ये अपना काम खुद से करेगी। अपना काम खुद से का मतलब इंडिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट का मतलब
कि कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर इसके ऊपर नहीं आएगा कि दबाव में आकर ये कोई अपना डिसीजन चेंज ना कर ले, डिसीजन कुछ और देना था, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से कुछ और डिसीजन दे दिया, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बॉडी बोला जाता है। ठीक है जी। तो जब पावर को गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया गया तो ये क्या कहलाया गया, हॉरिजॉन्टल पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और जब इसको शेयर किया गया तो इसको हमने क्या कहा, चेक एंड बैलेंस। क्या नाम दिया इस सिस्टम को, दिस सिस्टम इज नोन एज, यहां मैं स्टार लगा के लिख देता हूं, चेक एंड बैलेंस। ये भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है भाई, और मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा भी गया 1-2 बार कि जब हम पावर को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं, हॉरिजॉन्टली शेयर करते हैं, हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पावर का, तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं, इस सिस्टम को क्या कहते हैं, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, चेक एंड बैलेंस बोलते हैं। ठीक है जी। चलो जी, नेक्स्ट हमारा दूसरा पार्ट, जब पावर को शेयर किया जाए किसमें, अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब ये जो मैंने बनाया यहां पर, ये थे ऑर्गन्स। अब डिफरेंट लेवल की मैं बात करता हूं तो मैं यहां पर स्पेस बना देता हूं भाई, थोड़ा सा सारा ही मिटा देता हूं बल्कि। अब देखो वो हमने लेवल्स की अब हम बात कर रहे हैं, और लेवल्स की बात मैं शुरू से ही करते आ रहा हूं। अभी मैंने ऑर्गन्स की बात की थी, ऑर्गन्स मैंने क्या क्या बताए थे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और लेवल की बात मैं शुरू से ही कर रहा हूं, कौन कौन से, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल लेवल पे, यूनियन लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट। तो ये हमारे कुछ लेवल्स हो गए। ऑर्गन्स थे 3, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव, ये 3 हमारे ऑर्गन्स थे। और लेवल्स की जब हमने बात की तो लेवल 3, यूनियन गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल लेवल, स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट लेवल और लोकल गवर्नमेंट के लिए लोकल लेवल। तो ये 3 हमारे लेवल हैं। तो जब हम पावर को इस टाइप से शेयर करते हैं, जब हम पावर को इस टाइप से शेयर करते हैं, एक के नीचे एक तो दूसरे के नीचे तीसरा, हम जब ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, है ना, या फिर नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं इस टाइप से, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल। और जब हम ऐसे जाते हैं इस टाइप से, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं भाई इसको, हॉरिजॉन्टल। यहां से शायद आपको ये कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमने उसको हॉरिजॉन्टल कहा, इसको वर्टिकल क्यों कहा। क्योंकि देखो वर्टिकल जो होता है वी, इसमें पावर अपर से लोअर की तरफ या लोअर से अपर की तरफ मूव करती है, पावर को शेयर किया जाता है। और हॉरिजॉन्टल में इक्वली, यानी कि जो हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तो एक सिंपल इस एक प्लेन के अंदर जब हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टली। तो ये हमने हॉरिजॉन्टली किस में डिवाइड किया था, ये हमने ऑर्गन्स के अंदर किया था। इसको हमने क्या नाम दिया था, हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और जब हम पावर को इस टाइप से शेयर करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और ये वर्टिकली कहां चला, देखो मैंने लेवल बनाए, ऊपर लिखा मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट, नीचे उसके स्टेट गवर्नमेंट, फिर मैंने लिखा लोकल गवर्नमेंट। और जब मैंने ऑर्गन्स लिखे थे तो तीनों पैरेलल्स लिखे थे, बराबर बराबर में लिखे थे। तो ये जो फॉर्म है ना, जो दूसरी, इसको हम क्या नाम देंगे, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो जब पावर को किस में शेयर किया जाए, अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर जब हम पावर को शेयर करते हैं तो ये हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो जाता है। अगर हम बेल्जियम के कंसेप्ट में बात करें तो सेंट्रल, स्टेट और कम्युनिटी। इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो सेंट्रल, स्टेट और लोकल। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा, when power is shared among different social groups। और ये सोशल ग्रुप्स किसके ऊपर बेस्ड हो सकते हैं, ये रिलीजियस बेस्ड भी हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज के बेस पर भी हो सकते हैं। जो हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट का जो जिक्र किया था बेल्जियम के अंदर, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। इसको समझाने के लिए जो कम्युनिटी गवर्नमेंट हमने बनाई थी अलग अलग एरियाज की, जो अब देखो ये भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन गया कि कम, या अभी अभी जो एक एग्जाम हुए थे उसमें मैंने देखा था सेम क्वेश्चन को, और ऑप्शन में था ये, उसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वन। अब उसमें क्वेश्चन क्या था, जो ऑप्शन था वो मैं बता रहा हूं कि सोशल ग्रुप आर डिटरमाइंड और
ऐसा ही कुछ था, सोशल ग्रुप आर डिटरमाइंड ओनली बाय द रिलीजियस, या सोशल ग्रुप आर डिटरमाइंड ओनली बाय द लिंग्विस्टिक स्टेट, ऐसा कुछ था क्वेश्चन। मतलब इन दोनों में से कोई एक बात थी, एक में रिलीजियस था, दूसरे में लिंग्विस्टिक था, तीसरे में दोनों थे, और फिर ऑप्शन था नन ऑफ दिस। तो दोनों ही लगाने हैं, रिलीजियस भी है और लिंग्विस्टिक भी है, क्योंकि सोशल जो ग्रुप होंगे वो धर्म के आधार पर भी हो सकते हैं, लैंग्वेज बोलने के भी आधार पर भी होंगे। अब मैं हिंदी बोल रहा हूँ, कोई दूसरा इंग्लिश बोल रहा होगा, तो कोई तीसरा पंजाबी बोल रहा होगा, तो कोई संस्कृत बोल रहा होगा, तो ये भी तो ग्रुप बन गए ना। वो हिंदी बोलने वालों का ग्रुप है, ये पंजाबी बोलने वालों का ग्रुप है, ये इंग्लिश बोलने वालों का ग्रुप है, वो हिंदी संस्कृत बोलने वालों का ग्रुप है, तो ये ग्रुप बन गए। मैं हिंदू हूँ, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, वो जैन है, ये बौद्ध है, तो ये भी इनके ग्रुप बन गए, तो ये हमारे सोशल ग्रुप्स बन गए। तो जब पावर को सोशल ग्रुप्स के अंदर डिवाइड, सोशल ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दिया जाए, जैसे बेल्जियम के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर किया गया था से, तो ये भी एक पावर शेयरिंग की फॉर्म है, तीसरी फॉर्म है, और बेल्जियम के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है जी। अब यहां क्या है कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक जो सोशल ग्रुप बने, इनको और पावर देने, अब इनको अब क्वेश्चन ये बन जाता कि भाई इनको हमने कभी सुना नहीं कि किसी भी धर्म को कोई पावर दे दी, किसी भी लैंग्वेज को कोई पावर दे दी, तो कैसे कह सकते हैं कि पावर शेयर कर दी। अब देखो, रिलीजन के बेस पर या लैंग्वेज के बेस पर हम माइनॉरिटी डिसाइड करते हैं कि भाई, जैसे हमने श्रीलंका के अंदर पढ़ा था, सिनाला स्पीकर्स मेजोरिटी में थे, तमिल स्पीकर्स माइनॉरिटी में थे, तो उनको भी लास्ट में रिजर्वेशन दे दिया कि भाई चलो ठीक है, आपको भी रिजर्वेशन दे दिया जाता है, क्योंकि आप भी अपलिफ्ट करोगे, इक्वल आ जाओगे सोसाइटी में, आपकी भी इक्वल वैल्यू हो जाएगी। हमारे इंडिया के अंदर भी ऐसा ही होता है, अलग अलग रिलीजन, जैसे हिंदू रिलीजन मेजोरिटी में है, बाकी रिलीजन माइनॉरिटी में है, तो उनको माइनॉरिटी के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है हर जगह पर। चाहे हम जॉब्स की बात करें, या हम जॉब्स के साथ साथ हम और किसके जिक्र कर सकते हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर जो सीट्स होती हैं, तो पार्लियामेंट के अंदर जो सीट्स हैं उसके अंदर भी रिजर्वेशन दिया गया है। यूनिवर्सिटी कॉलेज जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें भी रिजर्वेशन दिया गया है, ऐसे ही लैंग्वेज बेस पे भी दिया गया है ना। तो जब हमने रिलीजियस और लैंग्वेज बेस पर जो कम्युनिटी बना दी, तो उस कम्युनिटी को भी जब पावर शेयर कर दी, तो ये हमारी कौन सी तीसरी फॉर्म्स हो गई, यानी कि व्हेन द पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब यहां पर हमने सिर्फ किसका जिक्र किया है, सोशल ग्रुप का। अब हम पॉलिटिकली ग्रुप और प्रेशर ग्रुप की भी बात करेंगे, वहां भी हम पावर शेयर करेंगे। तो चौथी फॉर्म क्या है, व्हेन पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। जब पावर को पॉलिटिकल पार्टीज में भी शेयर कर दिया जाए, प्रेशर ग्रुप्स में भी शेयर कर दिया जाए, मूवमेंट्स में भी शेयर कर दिया जाए, तो ये हमारी चौथी फॉर्म है पावर शेयरिंग की। अब ये कैसे कह सकते हैं, देखो एक रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के पास तो पावर है ही, क्योंकि वो रूल कर रही है, मेजोरिटी में है। लेकिन जो ओपोजिशन में है, जो प्रेशर ग्रुप जिनको हम बोल सकते हैं, जो ओपोजिशन पार्टी है, अगर रूलिंग पार्टी कुछ भी गलत कर रही है, कुछ भी ऐसा काम कर रही है जो हमारे कंट्री के जो हमारे पब्लिक के लिए, हमारे पीपल ऑफ द कंट्री के लिए सही नहीं है, तो ओपोजिशन क्या करेगी, एक मूवमेंट करेगी, एक रिफॉर्म लेके आएगी, या फिर एक ये कह सकते हैं प्रोटेस्ट करेंगे, उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट में अपनी आवाज उठाएंगे कि ये जो चीज आप कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, इससे ये नुकसान होगा। तो उनको गलत काम करने से रोकेंगे, अपना डोमिनेंस दिखाने से रोकेंगे, और कोई ना कोई तो चाहिए। अगर भाई मेरे ओपोजिशन में कोई नहीं है, तो सारी की सारी पावर तो मेरे पास आ जाएगी, और जब सारी पावर मेरे पास है तो मैं डेमोक्रेसी को तो खत्म कर दूंगा, और जैसे ही मेरे पास सारी पावर आई, मैं डिक्टेटर बन जाऊंगा, तानाशाही बन जाऊंगा। अब तानाशाही बनने का आपको पता ही है, हिटलर ने किया था जर्मनी के अंदर, है ना, तो पूरा का पूरा देश बर्बाद हो गया था। तो ऐसे ही हो सकता है जब हम एक पार्टी को सारा का सारा सब मेजोरिटी दे दें, रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में कोई दूसरी पार्टी हो ही ना, ओपोजिशन हो ही ना, या ओपोजिशन हो तो अपना रोल प्ले ना कर पाए, सही से अपना रोल प्ले ना कर पाए, या जो भी गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट में वो अपनी बातें ना रख पाए, तो ये भी ओपोजिशन की ही कमियां हैं। तो प्रेशर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको, यहां पर मैं पॉलिटिकल पार्टी का मतलब मेनली रूलिंग पार्टी का जिक्र कर रहा हूं, और दूसरा यहां पर ओपोजिशन पार्टी का भी जिक्र कर रहा हूं, और ओपोजिशन पार्टी को मैं यहां पर फिलहाल प्रेशर ग्रुप्स के अंदर लेके आया हूं, ताकि वो रूलिंग पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाए और उनको गलत काम करने से रोके। जो देश के लिए अच्छा है वो होने दो, उसमें सपोर्ट भी करो, लेकिन अगर कोई चीज अगेंस्ट में जा रही है, जो लोगों के खिलाफ जा सकती है,
तो उसके लिए आवाज भी उठाओ, उसको हम बोलते हैं प्रेशर ग्रुप। और जब ये प्रोटेस्ट करते हैं, जब लोग एक साथ जुड़कर मास मूवमेंट करते हैं, तो वो हमारा मूवमेंट बन जाता है। तो हम लोगों को भी यूनाइट होने के लिए, पीसफुली असेंबल होने के लिए भी पावर दी गई, हमारा फंडामेंटल राइट भी है। तो ये इस टाइप से जब पावर को शेयर किया जाए, किस किस के बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट के बीच में पावर शेयर किया जा सकता है, पहली फॉर्म। दूसरी, जब पावर को सोशल ग्रुप्स में शेयर किया जाए, दूसरा। तीसरा, जब पावर को वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, यानी कि लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। चौथा, जब हम पावर को हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, हॉरिजॉन्टली मतलब पैरेलली, यानी कि जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में जब हम पावर को शेयर कर देते हैं, तो ये भी पावर की चौथी फॉर्म है। यानी कौन कौन से, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है जी। तो ये हमारा चैप्टर था। पूरे चैप्टर के अंदर यही चार चीजें हमारी फॉर्म्स थी। पावर डिजायरेबल क्यों है, पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, ये हमने पढ़ लिया था। इससे पहले अकोमोडेशन पढ़ लिया था बेल्जियम के अंदर, मेजोरिटेरियनिज्म पढ़ लिया था श्रीलंका के अंदर, और उससे पहले हमने बेसिक कंसेप्ट देख लिया था, बेसिक स्टोरी देख ली थी बेल्जियम और श्रीलंका के अंदर क्या क्या हुआ था। तो इसी के साथ हमारी जो चैप्टर है वो चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आप इसके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, जो आपकी एनसीईआरटी के बुक के अंदर जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, वो आप कर लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाओगे, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके क्वेश्चन आंसर्स, क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं, किस किस तरह से आप आंसर को फ्रेम कर सकते हो, ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, और ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपको कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना, शेयर आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ करना ही है। जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो क्लास 10th में अभी पढ़ रहे हैं, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना। और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि मैं अब जरूरी से जरूरी करना है, क्योंकि जो वीडियोज आ रही हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो वो वीडियोज के जो लिंक है, जो नोटिफिकेशन है, वो आपके पैनल पर नहीं पहुंचेगा, और वीडियो आपके माइंड से भी स्किप हो जाएगी, आपके यूट्यूब से भी स्किप हो सकती है। तो हर वीडियो आपके चैनल पर, आपके फोन पर पहुंच जाए, एक नोटिफिकेशन के तौर पर पहुंच जाए, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके फोन पर पहुंच जाए, और कोई भी क्लास, कोई भी वीडियो, कोई भी सेशन आपका मिस ना हो, और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई कंटिन्यू होती रहे। तो बहुत जल्दी हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।